हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विद फन। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के बारे में। तो वीडियो में मैं आगे बढ़ूं इससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सबसे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बिल ज़रूर हिट कीजिएगा, इससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगा। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। Look around you in the classroom. Did you see anyone who looks exactly like you? In this chapter, you will learn that people are different from each other in many ways. Not only do they look different, but they might also belong to different religion, culture, or religious background. This difference enrich our life in many ways and also make them more fun. तो हमारे क्लासरूम से अगर हम देखें तो हमारे क्लासरूम में क्या कोई ऐसा है जो एक जैसा दिखता है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और अलग अलग रिलीजन, कल्चर और रिलीजियस बैकग्राउंड को फॉलो करते हैं। यही हमारी डाइवर्सिटी को बताती है और ये कितना इनरिच होता है कि हमारे लाइफ को बहुत तरीके से ये फनफुल कर देती है। All these different people who came from all kinds of background and belong to all kinds of religion and culture help to make India so interesting and so diverse. और यही जो लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करते हैं, वो इंडिया को इंटरेस्टिंग और डाइवर्स बनाते हैं बच्चों। What does diversity add to our lives? How did India become like this? Are all kind of differences a part of diversity? Can diversity also be a part of unity? Read this chapter to find some answers. इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ेंगे। That means कि डाइवर्सिटी से हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है? इंडिया डाइवर्स कंट्री कैसे बन गई? क्या सभी तरीके के डिफरेंस होते हुए भी हमारी कंट्री एक है? क्या डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? और डाइवर्सिटी से क्या यूनिटी भी बन के आती है? तो देखो, आप ही की कक्षाओं के कुछ बच्चों ने ये देखो चित्र बनाया है और सभी के चित्र अलग अलग हैं, है ना? उसी तरीके से हम जहाँ रहते हैं उसके बैकग्राउंड को, उसके रिलीजन को, हमारे ईटिंग हैबिट को, ड्रेसिंग हैबिट को, ये सब को देख करके सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। 3 children around your age have drawn the figure above. Use the empty box to draw your human figure. ऊपर 3 बच्चों ने अपने पिक्चर्स बनाए हैं और साइड में जो जगह खाली है इस जगह में यहाँ पर आप अपनी पिक्चर बनाओ। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स? क्या जो तुम्हारी ड्राइंग है बाकी के बच्चों से मैच खाती है? द चांस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो चांस ये है, ज़्यादातर चांस ये होता है कि आपकी ड्राइंग इन बाकी के बच्चों से अलग होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सबकी ड्राइंग स्टाइल अलग अलग होती है। वी नॉट ओनली डू नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक, our cultural background, the religious rituals we observe and of course the way we draw, है ना? तो न केवल हम जो दिख रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है, बल्कि हम जो लैंग्वेज बोलते हैं उससे फ़र्क पड़ता है, हम जो कल्चरल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है, और जो रिलीजियस रिचुअल्स करते हैं ना, हमारे घर में पूजा होती है ना, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके की पूजा करते हैं, है ना? तो ये जो रिचुअल है और ऑफ कोर्स हमारी ड्राइंग का तरीका भी ये क्या बताता है कि हम कितने डाइवर्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पेज। कॉलम नंबर 1 देखते हैं। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प योर check how many of you have similar answer. Is there anyone whose list match yours exactly? Probably not, but many of you may have similar answer. How many like reading the same kind of book? How many different languages are spoken by the student in your class? तो बहुत सारे लोग इस तरीके के होते हैं कि किसी चीज़ को लिखते समय में भी, सेम क्वेश्चन का आंसर लिखते समय में भी आंसर में फ़र्क हो जाता है ना? By now you must have recognized the many ways in which you are quite like some your classmate and other way in which you are different from others. तो अब हमने बहुत इन फैक्ट्स को देख करके रिकग्नाइज कर लिया है कि हम किसके जैसे हैं और किसके जैसे नहीं हैं।
और उसी के बेस पर हम अपने फ्रेंड्स बनाते हैं। डिड यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या तुम्हें लगता है कि जो तुमसे बहुत अलग है वो तुम्हारे फ्रेंड बनने लायक है? रीड द फॉलोइंग स्टोरी। और यहाँ पर अब एक स्टोरी है, चलो पढ़ते हैं स्टोरी। आई हैड मेड it as a joke made for a small ragged boy who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me holding out the English paper. एक बच्चा था जो जनपद क्रॉसिंग पर एक बहुत बड़ा बिजी इंटरसेक्शन था, वहाँ पर वो न्यूज़पेपर सेल किया करता था। और जब भी वो मुझे साइकिल पर देखता था तो वो अपना पेपर जो है लेकर के मेरे पास भाग के आता था। एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइन इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड। और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस होता था, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। दिस हिज माउथ फेल ओपन। अब इस बार मैं जब भी रुका तो मैंने उससे हिंदी का पेपर मांगा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी? ही आस्क्ड। उसने पूछा कि क्या आपको पता है, आप हिंदी जानते हैं? तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स, आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। और जैसे कि मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने पेपर के लिए पैसे दिए हैं। वाई वॉट डिड यू थिंक? ही पॉज बट यू लुक सो अंग्रेज। ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? ठीक है, तो कहता है कि जैसे वो थोड़ी देर रुक करके बोलता है कि लेकिन आप अंग्रेज के जैसे दिखते हैं और आप बोल रहे हैं कि आप हिंदी भी रीड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली। आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। तो मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल, मैं हिंदी लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और यह मेरा एक विषय भी रहा है स्कूल में। Subject? He asked. How could I explain what a subject was to someone who had never been to school? और बोलता है कि मैं किस तरीके से समझाऊं जो कभी स्कूल ही नहीं गया, उसको मैं सब्जेक्ट के बारे में क्या बताऊं? Well, it is something. I began with the light changed and honking behind me grew a hundredfold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. और जब मैं रुक करके उससे बातें करने लगा तो वहाँ पे ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा जाम लग गया, बहुत भीड़ भाड़ होने लगी और मैं बाकी के ट्रैफिक के साथ साथ ही मैं भी खिंचा चला गया। चलिए पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। भैया, ही सेड, आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? दूसरे दिन वो मुझे फिर मिला और इस बार भी वो हिंदी का न्यूज़पेपर लेके आया और बोला, भैया ये आपका अखबार है, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। और जो ये इंग्लिश वर्ड था उसको बहुत स्ट्रेंज लगा। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाई समवन एल्स। और ऐसा लगा जैसे कि ये ऐसी चीज़ है जो कि किसी और ने रूल करके दिया हो। ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, आई सेड। देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल? तो वो कहते हैं कि नहीं, बस ये एक पढ़ने के लिए होता है। और जब रेड लाइट हो गया तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने उत्तर दिया, नेवर, ही आंसर्ड एंड ही एडेड प्राउडली, आई बिन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई। कहता है कि नहीं, मैंने पढ़ाई करी नहीं है, मैं काम करता हूँ। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। और वो अपने आप को, अपनी हाइट जो है हमारी साइकिल की सीट से मेज़र किया। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन। पहले मेरी माँ आया करती थी लेकिन अब मैं खुद आया हूँ। वेयर इज़ योर मदर नाउ? I asked, but then the light changed and I was off. I heard him yell from somewhere behind me. She is in Meerut with the rest was drowned out. तो जैसे ही मैंने उसको मदर के बारे में पूछा वैसे ही लाइट जो है वो चेंज हो गई, रेड से ग्रीन हो गई और मुझे जाना पड़ा। लेकिन उसको चिल्लाते हुए मैंने कहा, सुना कि सी इज़ इन मेरठ। मेरठ एक शहर का नाम है जो उत्तर प्रदेश में है। तो और बाकी का जितना भी उसने कुछ बोला होगा वो मुझे सुनाई नहीं दिया। माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, व्हाट्स योर? बताता है कि मेरा नाम समीर है और बहुत शर्माते हुए पूछता है कि आपका नाम क्या है? इट वॉज इनक्रेडिबल, माई बाईसाइकिल वॉबल्ड, माई नेम इज समीर टू। ठीक है, तो मेरा ये बात सुन करके मेरी बाईसाइकिल जो है थोड़ी सी लड़खड़ा गई और मैंने भी बोला, मेरा भी नाम समीर ही है।
What? His eyes lit up. Yes, I grinned at him. It's another name for Hanuman's father. तो उन्होंने कहा कि ये हनुमान के फादर का नाम है. You know. So now you are Samir एक and I am Samir दो. He said triumphantly something like that. I answered and then I held out my hand. हाथ मिलाओ समीर दो. His hand nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. तो मैंने उस टाइम पर नाम रख दिया समीर एक और समीर दो. ठीक है. जो समीर दो था वो छोटा था, समीर एक जो था वो बड़ा था. चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलम में पैराग्राफ 1. The next day he didn't have his usual smile for me. There is trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there in the riot. I looked at the headlines. Communal riot, it blazed. But Samir, I began. I am a Muslim, Samir, he said in answer. जब नेक्स्ट डे वो आया तो उसकी तरीके जैसे वो स्माइल पास करता था मुझे देख कर के वैसे स्माइल नहीं आई. और कहा बताया कि मेरठ में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं और एक दंगा भड़का है जहाँ पर कम्युनल राइट हुआ है. बच्चों, कम्युनल राइट तब होता है जब दो रिलीजन के लोग या दो या तीन रिलीजन के लोग आपस में भिड़ जाते हैं या लड़ने लगते हैं. तो वो बोलता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे सभी लोग जो हैं वो मेरठ में हैं. हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप. उसकी आंखों में आंसू आ गया. जब मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा तो उसने ऊपर नहीं देखा. ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, नाइदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, एंड नो न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन. ठीक है. तो यहाँ पर वो बोलता है कि जब भी मैं उस क्रॉसिंग पे आता था तो कभी वो न दिन में दिखा न रात में दिखा, न कोई न्यूज़पेपर दिखा, चाहे वो इंग्लिश और हिंदी कहीं नहीं था. आप मुझे बता सकते हैं कि ये समीर का दो कहाँ चला गया. तो ये द लाइट्स चेंज्ड बुक थी पॉली सेन गुप्ता के द्वारा. तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो अलग अलग रिलीजन के होते हुए भी ये दोनों कैसे आपस में एक साथ हंसी खुशी रह रहे थे. While Samir एक is more familiar with English, Samir दो speaks Hindi. Although they both are more at home in different language, they still communicate with each other. They made the effort to do so because this was what was important to them. Samir एक and Samir दो also come from different religion and cultural background. दोनों में बात फ़र्क ये था कि समीर एक और समीर दो जो थे वो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से थे, अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से थे और वो अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते थे. समीर एक जो था वो हिंदू फैमिली से था और समीर दो जो था वो मुस्लिम फैमिली से था. डिफरेंट रिलीजन और कल्चरल बैकग्राउंड होने की वजह से यहाँ पर डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट हमें दिखाई देता है. आशा करती हूँ कि अब आप डाइवर्सिटी के बारे में समझ गए होंगे. In addition to their diverse religion and cultural background, there are other way in which Samir एक and Samir दो are different from each other. एक तो कल्चरल बैकग्राउंड था, दूसरा रिलीजियस बैकग्राउंड था, पर इसके बावजूद भी एक ऐसा बैकग्राउंड था जिसमें कि ये दोनों अलग अलग थे. फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर एक गोज टू स्कूल, समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर. समीर एक जो था वो स्कूल जाया करता था और समीर दो जो था वो न्यूज़पेपर बेचा करता था. Samir though did not have the opportunity to attend school. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live. तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से समीर दो था उसको स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी, समय नहीं मिल पाया था, तो उसी तरीके से आपके एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कि खाने पहनने और रहने के लिए जगह नहीं मिलती होगी, स्कूल नहीं जाते होंगे. दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन. और ये केवल उसी तरीके का डिफरेंस नहीं होगा. हेयर वी आर टॉकिंग नॉट टू डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी. यहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंस की, नहीं इनइक्वालिटी की. बच्चों, इनइक्वालिटी वो होती है जब हम एक इंसान को दूसरे इंसान के बराबर नहीं समझते हैं. Inequality comes about when a person does not have the resource and opportunity that are available to other person. Inequality तब आती है जब एक इंसान दूसरे इंसान की अपेक्षाकृत रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी को कम अवेल करता है, उसके पास कम अवेलेबल होता है. द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी. हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम है वो भी इनइक्वालिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did and they were supposed to remain in those groups.
सोसाइटी की वजह से ये जो ग्रुप्स हैं, कास्ट सिस्टम में जो ग्रुप डिवाइडेड हैं, वो उनको काम करना पड़ता था और उन्हीं ग्रुप्स में रहना पड़ता था. सो इफ़ योर पेरेंट वेयर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर. ऐसी बात थी कि जब आपके पेरेंट पॉटर थे तो आपको भी पॉटर बनना पड़ता था, कोई और चीज़ आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते थे. This system was considered irreversible, and because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. ये इरिवर्सिबल था और जो ये प्रोफेशन था वो नेसेसरी था अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए. दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी. इससे क्या हुआ, इनइक्वालिटी की सिचुएशन सामने आई. यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटी इन द फॉलोइंग चैप्टर. और इसको बाकी के चैप्टर्स में हम इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे. वॉट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ्स. डाइवर्सिटी की वजह से हमारी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया. जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड्स, you might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kinds of food in their home, celebrated different festivals with them, tied the cloth they wear, and learned so many their languages as well. तो जिस तरीके से समीर एक और दो समीर जो थे, दोनों फ्रेंड थे लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस थे, तो उसी तरीके से आपके भी कई ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपसे अलग होंगे. उनके साथ आपने खाना खाया होगा, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया होगा, उनके जैसे कपड़े पहने होंगे और उनकी जैसे लैंग्वेज भी बोलने की कोशिश की गई थी की होगी आपने. You probably like reading and hearing stories and adventure about different animal, people, and even ghosts. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them a lot of idea to make up more stories. People who write stories get their idea from all sorts of different places, from books and real life and from their imagination. आपने स्टोरी बुक्स भी पढ़ी होगी, जैसे में एडवेंचर की होगी, एनिमल्स की होगी, लोगों की होगी और इवन घोस्ट्स की भी हो सकती है, भूतों की भी कहानियाँ होती हैं जिसको आपने पढ़ी होगी. और कभी कभी आपने अपनी बनाई हुई खुद की स्टोरी भी पढ़ी होगी. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टोरी पढ़ते समय बहुत खुश हो जाते हैं. उनसे इसलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि ये उनको बहुत सारी आइडियाज़ देते हैं बाकी की स्टोरीज़ को लिखने के लिए. तो जो भी लोग स्टोरी लिखते हैं वो बुक्स से आइडिया लेते हैं, रियल लाइफ से लेते हैं या फिर उनके खुद के इमेजिनेशन से लेते हैं. So some many have lived in forests close to animals and chosen to write of their fight and friendship. Others read real account of kings and queens and wrote stories about love and honor. Some dipped into their own childhood memories of school and friend and wrote stories of adventure. तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके की कहानियाँ लिखी होंगी. जो लोग फॉरेस्ट में रहते होंगे वो एनिमल को चूज़ किए गए होंगे, उनसे लड़ाई का और उनसे फ्रेंडशिप की कहानियाँ लिखे होंगे. अदर जो रियल बैकग्राउंड से थे जैसे किंग्स एंड क्वींस थे वो स्टोरीज़ लिखा करते थे ऑनर और लव का. और कुछ ऐसे थे जो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को भी लिखा करते थे. Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two color, red and white, ate the same food, took care of the same two animals, for example the deer and the cat, and to entertain themselves play snakes and ladder. तो इमेजिन करो कि अगर उन तरीके के दो लोगों को एक साथ बैठा दिया जाए, उनको दो कलर वाइट और रेड को पहनने के लिए दिया जाए, एक तरीके के खाने दिए जाए खाने के लिए, और दो एनिमल का ध्यान रखने के लिए बोला जाए डियर और कैट के जैसा, और अपने आप को एंटरटेन करने के लिए लूडो और स्नैक लेडर खेलना पड़े, तो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डू यू थिंक दे वुड राइट. तो ये किस तरीके की स्टोरीज़ लिखेंगे. इनके पास कोई चीज़ होगी ही नहीं काम करने के लिए, उनका ब्रेन उतना फंक्शन करेगा ही नहीं. India is a country of many diversities. We speak different languages, have various type of food, celebrate different festivals, practice different religion. But actually, if you think about it, we do many things that are similar, except that we do them in different ways. तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है. हम अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, हम अलग अलग तरीके की चीज़ों को खाते हैं, हम अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स को मनाते हैं, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या हैं, हम एक हैं. हम अलग अलग होते हुए भी हम एक हैं. हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. अब डाइवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. अ लिटिल मोर देन 200 years ago, long before the train, aeroplane, bus or car become a part of our life, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses or camels or on foot.
आज से तकरीबन 200 साल पहले तक लोग क्या करते थे, ट्रेन में, एरोप्लेन में, बस में, कार में कहीं आया जाया करते थे। लोग एक जगह से दूसरी जगह तक चलने के लिए इन साधनों का इस्तेमाल 200 साल पहले नहीं करते होंगे। तो ये किस चीज़ से जाते थे? शिप्स से, हॉर्सेस से, कैमल से जाते थे या फिर नंगे पैर जाते थे। List at least 3 different ways in which people in India do the following. One of the possible answer has been provided for you already. Different ways in which people pray. Through singing a hymn, बिल्कुल सही है। और किस तरीके से लोग अपने प्रेयर को करते थे? Different ways in which people get married. Through singing or signing a register in the court. किस तरीके से लोगों की शादियां हुआ करती थी? क्या वो कोर्ट मैरिज हुआ करती थी, अरेंज मैरिज हुआ करती थी या लव मैरिज हुआ करती थी? डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, किस तरीके के कपड़े पहनते थे? तो जिस बैकग्राउंड को लोग बिलोंग करते थे उस बैकग्राउंड के कपड़े पहनते थे। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, लोग कैसे करते थे ग्रीट एक दूसरे को? गुड मॉर्निंग कहते थे, नमस्कार कहते थे, प्रणाम कहते थे। उस तरीके से झारखंड में जो ग्रीट करने का तरीका था उसे बोला जाता है जोहार। डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस बाय मेकिंग बिरयानी विथ मीट और वेजिटेबल्स, तो अलग अलग तरीके से लोग खाने की चीज़ों को भी बनाते थे। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड और न्यू प्लेस टू सेटल इन और फॉर पीपल टू ट्रेड विथ, एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, once they got to a place people stayed there often for a long time. Many others left their home because they were famines and drought and they could not get enough to eat. Some went in search of work while others left because there was a war. तो इस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाया करते थे, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में काफ़ी समय लग जाया करता था। इसकी वजह से वो क्या करने लगे, कुछ समय तक के लिए रहने लगे। कुछ लोग अपने घरों को इसलिए छोड़ते थे क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती थी, नेचुरल डिजास्टर आ जाते थे, जैसे फेमाइन और ड्रॉट जैसी चीज़ें आ जाती थी। खाने के लिए चीज़ें बची नहीं रहती थी, तो ये भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक जाया करते थे। कुछ लोग नौकरियों की तलाश में अपना घर छोड़े थे। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वाज अ वॉर, और कुछ लोग ऐसे थे जो अपना घर लड़ाई की वजह से छोड़े थे। Sometimes as they begin to make their homes in new places, people begin to change a little, and at other times they manage to do things in the old ways. So their language, तो जिस तरीके से उन लोग ने अपने नए प्लेसेस बनाए थे, अपने लाइफ को चेंज किया था, मैनेज करने लगे थे ओल्ड वेज को छोड़ करके, ओल्ड तरीके को। सो देयर लैंग्वेज, फूड, music, religion become a mix of the old and the new, and out of this intermixing of cultural came something new and different. और ओल्ड और न्यू को मिक्स करके जब उन्होंने चीज़ों को बनाया तो म्यूज़िक, रिलीजन, सब कुछ मिक्स हो गया। अच्छा, क्या वो पुराना क्या वो नया, सब कुछ मिक्स हो करके एक मिक्सिंग कल्चर डेवलप हुआ और जो बिल्कुल ही नया और डिफरेंट था। द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस शोज अस हाउ मेनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर there. Thus region become very diverse because of their unique histories. और कोई एक स्पेसिफिक रीज़न क्यों इतना डाइवर्स हो गया, क्योंकि वहाँ की एक स्पेसिफिक हिस्ट्री हुआ करती थी। Similarly, diversity also come about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. और डाइवर्सिटी इस पर भी फ़र्क पड़ी कि किस तरीके से लोग जो है किस जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं और किस तरीके के अडाप्टेशन को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेनियस एरिया। ठीक उसी तरीके से समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं और जो पहाड़ों के पास रहते हैं, उन दोनों के रहन सहन में बहुत फ़र्क होता है। Not only do people have different clothing and eating habit, but even the kind of work they do is different. In cities, it is often easy to forget how closely lives are tied to their physical surrounding. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. तो जो उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे, डिफरेंट क्लोथिंग पहनते थे, ईटिंग हैबिट उनका अलग था, लेकिन फिर भी एक साथ रहते थे। क्यों एक साथ रहते थे? क्योंकि इनकी लाइफ जो थी बहुत क्लोज थी, उनका फिजिकल सराउंडिंग बहुत क्लोज था। यहाँ पे जो लोग थे वो फल और सब्जियाँ या फिर अनाज बहुत कम उगाते थे या नहीं के बराबर उगाते थे, इसीलिए वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, जो भी खाने की चीज़ इनको लेके आनी पड़ती थी। Let us try to understand what we mean when
we say that historical and geographical factor influence the diversity of a religion. We can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh. चलिए हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स जो थे किसी एक डाइवर्सिटी को, किसी एक कल्चर को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि स्पेसिफिक रीजन में कैसे उस रीजन को डाइवर्स बनाया, केरला और लद्दाख के बारे में. Look at the map of India in an atlas and locate Kerala and Ladakh. Can you list three ways in which the different geographical location of these two regions would influence the following? जैसे मैंने आपको बोला था कि जब भी आप सोशल स्टडीज़ की बुक लेकर के पढ़ें अपने साथ एटलस ज़रूर रखें, वहाँ पर आप इन प्लेसेस को लोकेट करते चलेंगे तो आप जो बच्चे नए हो, जो 6 क्लास में जा रहे हो, आपको एटलस देखना बहुत आसान लगने लगेगा. केरला और लद्दाख आप अपने एटलस में देख सकते हो. अब अगर हम कंपैरिजन करें तो केरला में किस तरीके के खाने खाए जाते हैं और लद्दाख में किस तरीके का खाना खाया जाता है, दोनों में बहुत फ़र्क है. कपड़ों के पहनने के सेंस में भी बहुत फ़र्क है और किस तरीके के काम वो करते हैं उसमें भी बहुत फ़र्क है. देखो ये लद्दाख का ड्राई एरिया है, पिक्चर में जो बनी है ना आपके बुक में. लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. लद्दाख क्या है? एक डेजर्ट एरिया है माउंटेनियस रीजन में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर. और ये जो इलाका है लद्दाख का, ये जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न हिस्से में पाया जाता है और यहाँ पर खेती बहुत कम होती है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है. ये पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है. ठीक है. वेरी फ्यू ट्रीज़ दैट कैन ग्रो इन दिस रीजन, और बहुत कम ही पौधे ऐसे हैं जो ग्रो करते हैं. पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ. और ड्रिंकिंग वाटर के लिए लोगों को मेल्टिंग स्नो के ऊपर टोटली डिपेंड करना पड़ता था. और इसलिए जो लोग वहाँ के थे वो लोग sheep in this region are special because they produce pashmina wool. This wool is prized and pashmina shawls cost a lot of money. यहाँ के जो लोग थे वो शिप रेयर किया करते थे, क्योंकि जो शिप हुआ करती थी वो स्पेशल तरीके का पश्मीना वुल रिलीज़ करती थी जो कि बहुत ज़्यादा महंगा होता था. The people in Ladakh carefully collect the wool of the sheep and sell this to the traders from Kashmir. Pashmina shawls are chiefly woven in Kashmir. तो यहाँ से जो लोग थे लद्दाख में रहने वाले, वो वुल को कलेक्ट करते थे और सेल करते थे ट्रेडर्स को जो जम्मू कश्मीर में रहा करते थे. ठीक है. और जो पश्मीना शॉल्स था वो बहुत आसान चीफली तरीके से वो बनाया जाता था कश्मीर में. द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर. ईच फैमिली ओन सम गोट्स, काउज एंड डोज. तो यहाँ के जो लोग थे वो मीट और मिल्क प्रोडक्ट खाया करते थे, जैसे चीज़ और बटर. सबके पास अपने अपने खुद की बकरियां, गायें और याक, काउज हुआ करते थे. बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. These caravans carried textile and spices, raw silk and carpet. ठीक है. तो लद्दाख जो था वो ट्रेडर्स को भी अट्रैक्ट करने वाला जगह था, क्योंकि ये बहुत सारे पासेस से होकर के गुजरता है. तो अगर हम बात करें हिमालयाज़ में, तो हिमालयाज़ में बहुत सारे पास हैं जो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट करते हैं, और ये तिब्बत की तरफ कनेक्ट करता है जो लद्दाख में पास है. कारवांस जो कैरी करते थे टेक्सटाइल और स्पाइसेस, रॉ सिल्क और कारपेट से दूसरी कंट्री को जाकर के सेल हुआ करता था. Buddhism reached Tibet via Ladakh. Ladakh is also called Little Tibet. Islam was introduced in this region more than 400 years ago, and there is a significant Muslim population here. Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local version of Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बुद्धिज़्म जो था उसको फॉलो करना शुरू किए, क्योंकि तिब्बत से जो बुद्धिज़्म था वो ट्रैवल करके लद्दाख पहुंचा था. बुद्धिस्ट जो मॉनेस्ट्रीज़ थे, जो मॉन्क्स थे, उन्होंने शिक्षा दी थी, लोगों को सिखाया था, तो लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया. आज से लगभग 400 साल पहले लद्दाख में मुस्लिम जो था रिलीजन, इस्लाम रिलीजन, वो इंट्रोड्यूस किया गया था. अब वहाँ पे अच्छी खासी उनकी तादाद है. और यहाँ पर जो था वो ओरल ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था. मतलब यहाँ के लोग गाना गाया करते थे, कविताएं लिखा करते थे लोकल वर्जन में, जो लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी. ठीक है. जिसको केसर सागा कहते थे.
केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं केरला की, तो केरला एक ऐसा स्टेट है जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है इंडिया का, वहाँ पे है। इट इज़ सराउंडेड बाई सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन द अदर्स। केरला में क्या है, एक साइड से सी है और दूसरे साइड में पहाड़ है। नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डेमम आर ग्रोन ऑन द हिल्स। जो भी पेपर, क्लोव्स और कार्डेमम है, ये सभी कहाँ ग्रो किया जाता है, केरला में किया जाता है। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन an attractive place for traders. Jewish and Arab traders were the first to come here. The apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. अब ये यहाँ पे चूँकि स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होती थी, तो ये ट्रेडर्स का अट्रैक्टिव प्लेस हुआ करता था। जेविस और अरब ट्रेडर्स थे जो पहली बार यहाँ पर आए। अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस जो थे वहाँ पे, उनको क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, ब्रिंग करने के लिए भारत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया। मेनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। इब्न बतूता, हु ट्रेवल हियर a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he described the lives of Muslims and says that they were a highly respected communities. जो अरब ट्रेडर थे इब्न बतूता, वो भी आए हुए थे यहाँ पर, और उन्होंने, वो 700 साल पहले आए थे। उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसमें उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को बताया था कि एक रिस्पेक्टेड कम्युनिटी हुआ करती थी। The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. पोर्टुगीज़ जो थे उन्होंने भी डिस्कवर किया था इंडिया को। Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. और इसी की historical influence की वजह से केरला में different religion पाए जाते हैं, जैसे इस्लाम, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म और बुद्धिज़्म। The fishing net used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called चीना वाला। चाइना में जो फिशिंग नेट यूज़ किया जाता है, देख रहे हो आप साइड में पिक्चर में बनी हुई है, वो इसको चीना वाला बोलते हैं। इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चाटी एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन could have come from China. The fertile land and climate are suited to grow rice and a majority of people here eat rice, fish and vegetable. यहाँ की जो लैंड था, जो क्लाइमेट था, इसकी वजह से राइस और बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता था, जिसकी वजह से लोग राइस, फिश और वेजिटेबल्स खाया करते थे। The boat race is an important part of द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। आप देख रहे हो पिक्चर, यहाँ पे बोट रेस हो रही है, तो एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो था वो केरला का बोट रेस होता था। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical feature, the history of both regions have similar cultural influences. केरला और लद्दाख के डिफरेंट टर्म्स होते थे, जोग्राफिकल फीचर अलग अलग होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कल्चरल इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिलता है। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स, और ये दोनों के दोनों जो रीजन है वो चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स से इन्फ्लुएंस थे। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ Ladakh, its wool, that drew traders to this region. Thus, history and geography are often tied in the cultural life of a region. तो किसी भी रीजन के कल्चरल लाइफ को मैटर करने के लिए अगर हम देखें तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। The influence of diverse culture is not merely a thing of the past. Our present life are all about moving from place to place for work and worth. Each move, our cultural tradition and way of life slowly become part of new place we are in. Similarly, in our neighborhood, we live lie too close to people from several communities. Our daily lives are about this way in which we do things together and hear stories about each other lives, customs and tradition. तो एक डाइवर्स कल्चर होने का मतलब ये था कि हमारा एक डाइवर्स पास्ट भी हुआ करता था। हमारा जो प्रेजेंट है उसमें हम एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं और हमारा कल्चर ट्रेडिशन जो है वो ग्रो करता चला जाता है। जैसे हमारे नेबरहुड की बात है, हम बहुत क्लोज रहते हैं अपनी कम्युनिटीज़ के, इसी वजह से हमारी जो डेली लाइफ है वो भी एक साथ चलती रहती है, जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस कस्टम्स और ट्रेडिशन के साथ हमें देखने को मिलता है। India's diversity has always been recognized as a source of its strength when the British ruled India. Women and men for different cultural religion
regional background came together to oppose them. India's freedom movement had thousands of people of different background in it. They worked together to decide joint action. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. तो उसी तरीके से इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है. यहाँ पर जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है वो रिकॉग्नाइज किया गया ब्रिटिश रूल के टाइम पर. लेकिन मैन और वुमेन जो थे डिफरेंट कल्चर को बिलोंग करने वाले थे, रिलीजियस बैकग्राउंड, रीजनल बैकग्राउंड को बिलोंग करने वाले थे, उन लोगों ने इनको अपोज किया और इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो इन्वॉल्व हुए और उन्होंने जॉइंटली यहाँ पर ब्रिटिशर्स को भगाने का काम किया. इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश thought they could divide India because they were so different and they continued to rule them. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against. और इसी डाइवर्सिटी का फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाने की कोशिश की और वो चाहते थे कि किस तरीके से इनको अलग अलग कर दिया जाए क्योंकि इनकी डाइवर्स कल्चरल और रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं. लेकिन यहाँ पर लोग ने किस तरीके से यूनाइट होकर के ब्रिटिशर्स को भगाने का काम किया, ये बहुत ही सराहनीय था. This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounded even more and men and women. Hindus, Sikhs and Muslims, rich and poor, had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. यहाँ पर जो ऊपर song दिख रहा है ना, ये वाला, ये इस सॉन्ग को गाया गया था जलियांवाला बाग मास्कर के बाद. पता है बच्चों, जलियांवाला बाग सन 1919 में हुआ था जहां जनरल डायर ने ओपन फायर करवाया था, जहां पर बहुत सारे लोगों जो पीसफुल अपना काम कर रहे थे, पीसफुली अनार्म्ड लोग थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी जिसमें बहुत सारे आदमी, औरत और बच्चे मारे गए थे जो हिंदू, सिख, मुस्लिम, पुअर, रिच सभी फैमिली को बिलोंग कर रहे थे. वो बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए आए हुए थे. इसके बारे में आप अपनी बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे और उसी समय ये गाना कंपोज किया गया था. Song and symbols that emerged during the freedom struggle serve as the constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. तो हमारे कंट्री में सॉन्ग्स और सिम्बल्स, हाइम्स और फ्लैग्स ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी कंट्री के डाइवर्सिटी को शो करते हैं, रिच ट्रेडिशन को शो करते हैं और यूनिटी को शो करते हैं. इट वॉज यूज एज अ सिम्बल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर. और इसी की वजह से हमारे ऑल ओवर कंट्री में प्रोटेस्ट शुरू हुआ. इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, Jawaharlal Nehru says that India unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper, and within its fold, the widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक बुक में, उनकी बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि इंडिया की यूनिटी कुछ इस तरीके से नहीं है कि थोपी गई है. कैसी है? ये बहुत गहरी है और एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइड टॉलरेंस, बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड, और बहुत सारे कस्टम्स और बिलीव्स की प्रैक्टिस की गई है. यहाँ पर इनक्रेजमेंट मिलता है लोगों को इन चीज़ों को सुन करके. इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और ये नेहरू ही थे जो हमारे कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने. उन्होंने ही इस फ्रेज को लॉन्च किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अपनी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए. तो यहाँ पर India's national anthem, composed by Rabindranath Tagore, is another expression of unity of India. In what way does the national anthem describe this unity? किस तरीके से डिस्क्राइब करता है? ये नेशनल एंथम लिखा गया था बंगाली में, डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जहाँ पर इंडिया को की जगह बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल को डिस्क्राइब किया गया था, तो उसको उठा करके हमारी कंट्री के लिए यूज़ किया गया. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम यूनिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं. हियर कम्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो. Thanks again. Bye for now.